अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म का सबसे पहले जो है मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो ये दो वर्ड्स हैं इसमें, साइटो और प्लाज्म। साइटो मीन सेल और प्लाज्म मीन होता है फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड ऑफ सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसको हम कह सकते हैं कि फ्लूइड ऑफ सेल, सेल के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब फ्लूइड जो है, वाटर भी फ्लूइड है, मिल्क भी फ्लूइड है, हनी भी फ्लूइड है। तो सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड है? ठीक है, जब हम इसके फ्लूइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल का जो फ्लूइड है ये सेमी विस्कस होता है। विस्कस मीन क्या होता है? गाढ़ा। तो सेमी विस्कस यानी कि इतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, कम गाढ़ा होता है, हल्का गाढ़ा होता है, जो मूव कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह ये फ्लूइड सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ। अब सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि ज्यादा शफाफ भी नहीं है। शफाफ या ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि ऐसी चीज जिसके आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है, वो शफाफ होता है। लेकिन ये क्या होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा धुंधला होता है। अगर एक बोतल के अंदर जो है ये फ्लूइड डाला जाए तो फिर उस बोतल के पार बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सेमी ट्रांसपेरेंट थोड़ा धुंधलाहट होगी, उसके अंदर थोड़ा धुंधला नजर आएगा। तो इसको मैं डिफाइन करूंगा कि साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इनसाइड द सेल। ठीक है, इस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म का नेम देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद मैं इसकी अक्रेंस की बात करूंगा कि साइटोप्लाज्म जो है ये कहां पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी अक्रेंस की बात करेंगे। अक्रेंस के कहां पे पाया जाता है? अब जब मैं सेल ड्रॉ करता हूं, ये हमारे पास सेल है और ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसको नेम देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो सेल की मेम्ब्रेन है इसे नेम देंगे सेल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान की जो स्पेस है, ये सारा पोर्शन ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाला सारा पोर्शन जो है इसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। तो ये सारा सेल का फ्लूइड है, ये सारा पोर्शन। ठीक है, सेल के फ्लूइड के अंदर फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस अपने स्पेसिफिक फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही हैं। तो इसकी अक्रेंस के बाद फिर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करता हूं कि ये किस चीज से जो है कंपोज्ड अप होती हैं। कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इट इज मेनली कंपोज्ड अप ऑफ वाटर। मेनली कंपोज्ड, यहां पे मैंने फोकस किया कि ज्यादातर इसमें पानी होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो उस पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो वाटर मौजूद होता है, बाकी मॉलिक्यूल्स इस वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो बाकी जो है वो कौन से होते हैं कि इसमें प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, और इसके अलावा मिनरल्स, आयंस। अब मैंने कहा कि पानी जो है ये मेनली कंपोज्ड अप होता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स। ये इसमें क्या होते हैं? डिसॉल्व हुए हुए होते हैं।
ठीक है, ये तमाम इसमें क्या होते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व हुए होते हैं। अब ये डिजोल्व जो है या तो पार्शली डिजोल्व होते हैं या फिर कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं। पार्शली डिजोल्व यानी कि मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए होते, कुछ इनके पार्टिकल जो होते हैं वो रह जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे मिनरल्स और आयंस हैं, ये पानी के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि बाकी जो है वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते, पार्शली डिजोल्व होते हैं। तो ये डिजोल्व जो है ये दो तरह के, यानी कि पार्शली भी और कंप्लीटली भी डिजोल्व होते हैं इसमें। तो अब यही पार्शली जो डिजोल्व होते हैं, यानी कि जो मुकम्मल तौर पर डिजोल्व नहीं होते, वो इस साइटोप्लाज्म को सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि धुंधला कर देते हैं। जो पहले मैंने उस बात की थी इसके इंट्रोडक्शन में कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, तो उसकी वजह यही है क्योंकि इसमें कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते, तो उस वजह से जो है ये सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो इसकी कंपोजिशन को हम इस तरह लिखेंगे कि cytoplasm is mainly composed up of water and other molecules such as proteins, carbohydrates, fats, minerals are completely or partially dissolved inside the water या with the water. Composition के बाद इसके functions की बात करते हैं। Functions of cytoplasm। अब इसका फंक्शंस क्या होता है कि ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना फंक्शंस जो हैं उनको प्रॉपर तौर पर परफॉर्म कर सकें। अब जैसे मैंने सेल ड्रॉ किया था, तो ये सेल न्यूक्लियस है सेल के अंदर, और यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है सेल के अंदर, गोल्जी बॉडीज भी मौजूद हैं सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर भी मौजूद है, राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं सेल के अंदर। तो इन तमाम ऑर्गेनेलीज को अपना फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्पेस रिक्वायर्ड होती है, ये स्पेस इनको साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। तो पहला फंक्शन इसका यह है कि इट प्रोवाइड स्पेस टू ऑर्गेनेलीज। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को स्पेस प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फंक्शन है बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस तो केमिस्ट्री में है, लेकिन बायो का जब वर्ड यहां पे यूज हो गया तो इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी जानदार ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो यूज हो रहे हैं, तो इन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब जैसे कि रेस्पिरेशन का अमल होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो बनता है। क्या होता है? ग्लूकोज। अब सेल जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसको एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, तो वो एनर्जी जो है सेल ग्लूकोज से लेता है एटीपी की फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होने से एनर्जी हासिल होती है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन होता है ग्लूकोज और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी हासिल होगी एटीपी की फॉर्म में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो साइटोप्लाज्म में होता है, जिससे सेल जो है वो एनर्जी गेन करता है। थैंक यू सो मच।